आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे स्विट्जरलैंड का वीज़ा कैसे ले सकते हैं। अगर आप स्विट्जरलैंड का वीज़ा शेंगन वीज़ा लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें पूरा प्रोसेस हम समझेंगे। वीज़ा फॉर्म किस तरीके से भरा जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आपके हैं वीज़ा फॉर्म में जो गलतियों की वजह से जो लोग रिफ्यूज़ल हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं और कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं जिसे हम ठीक करके वीज़ा की सक्सेस रेट को इम्प्रूव कर सकते हैं एटलीस्ट वीज़ा फॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू तक। उसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है वो सब जानेंगे। वीज़ा सक्सेस रेशियो के बारे में जानेंगे जो इस समय अगस्त में स्विट्जरलैंड का चल रहा है। हालांकि इसके ऊपर हमने पीछे अभी डिस्कशन किया था एक वीडियो के अंदर, बट उसकी इन्फॉर्मेशन इसमें भी आपको मिलेगी। साथ में डॉक्यूमेंटेशन, पर्सनल, प्रोफेशनल क्या क्या चाहिए होंगे सब शॉर्ट में समझेंगे। बहुत ही शॉर्ट वीडियो में हमने ये चीज़ें बताई हैं। इसको आप एंड तक देखें ताकि अच्छे से स्विट्जरलैंड का वीज़ा आप सक्सेसफुली ले पाएँ। आप समझ जाए कि मेरे को स्विट्जरलैंड का वीज़ा अब इस तरीके से मिल जाएगा, एक्सेप्ट स्पेन और कुछ एक दो और। बाकी सभी की तरह स्विट्जरलैंड का भी वीएफएस के पास कॉन्ट्रैक्ट है, यानी आपको वीएफएस में जाके अपने फिंगरप्रिंट, फेशियल, बायोमेट्रिक रजिस्टर करवाने होते हैं, जिसकी एक अपॉइंटमेंट लगती है। वहीं पर ही आपको वीज़ा फाइल सबमिट करानी होती है, जिसमें ये वीज़ा फॉर्म और बाकी जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है जो भी हम स्टडी करने वाले हैं वो आपको जमा कराने होंगे। अब ये अपॉइंटमेंट ली कैसे जाती है, बहुत ही आसान है। वीएफएस पे जाएं, स्विट्जरलैंड क्लिक करें, वहाँ पर अपना कैटेगरी वीज़ा पे क्लिक करें, कैटेगरी चूज़ करें। जो भी आपका जोन है, नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, अकॉर्डिंगली दिल्ली, मुंबई, चेन्नई बना हुआ आ जाएगा। जहाँ पर भी आपने जमा कराना है वहाँ पर आप उसे सेलेक्ट करें। पेमेंट वगैरह जो होती है, जो डेट कंफर्मेशन आती है, सब आपके सामने हो जाएगा। ये बिल्कुल ही आसान है, आप आराम से समझ जाएंगे, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा नहीं बताना चाह रहा। और जब आप अपनी अपॉइंटमेंट ले लेते हैं फिर उस अपॉइंटमेंट में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं वीज़ा फॉर्म से फटाफट। तो वीज़ा फॉर्म जो आपके पास आता है ये 6 पेजेस का वीज़ा फॉर्म होता है। इसके स्टार्टिंग में आपको दिखेगा आपका सरनेम पूछा गया है, यहाँ पे अपना सरनेम लिखा है एज पर योर पासपोर्ट, और यहाँ पे सरनेम एट बर्थ। अगर आपका सरनेम चेंज हुआ है, बर्थ के टाइम पे कुछ और था, बाद में कुछ और हुआ है, तो उसको लिख सकते हैं। यहाँ फर्स्ट नेम आ जाएगा जो आपके पासपोर्ट पे फर्स्ट नेम लिखा है। कुछ लोगों का सरनेम नहीं होता तो उस केस में वो फर्स्ट नेम को सरनेम पे भी मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपका जो एज पर पासपोर्ट है वही। प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, अगर आपकी इंडियन है तो यहाँ पे आप लिखते हैं कोई और नेशनैलिटी, अकॉर्डिंगली आप चूज करेंगे। उसके अलावा आपसे आपका जेंडर पूछा गया है, मेल या फीमेल, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। 9th में सिविल स्टेटस, आप सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्सी है, सेपरेटेड है, जो भी है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ये पेरेंटल अथॉरिटी, यानी अगर कोई बच्चा आपके साथ जा रहा है तो यहाँ पे पेरेंट्स की डिटेल आ जाएगी। 11th हो गया नेशनल आइडेंटिटी, यानी आपका आधार कार्ड नंबर यहाँ मेंशन कर सकते हो। 12th है आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट, यानी पासपोर्ट की कैटेगरी पूछी गई है, ऑर्डिनरी है, सर्विस है, स्पेशल है, क्या है, अकॉर्डिंगली आप चूज कर लेंगे। और यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन, यानी आपका पासपोर्ट नंबर पूछा गया है। डेट ऑफ इशू, वैलिड टिल और इशू बाय, जहाँ पर वो आपके पासपोर्ट में लिखी होती है डिटेल्स, उसे देख के आप अच्छे से मेंशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th, पर्सनल डाटा ऑफ फैमिली मेंबर्स हु इज एन EU, EEA और CH सिटीजन इज एप्लीकेबल। ये पूछा गया है अगर आपका कोई फैमिली मेंबर है जो यूरोप में है, यूरोपियन यूनियन में है, यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया में है, स्विट्जरलैंड में है, जो वहाँ का नेशनल हो, तो उनकी डिटेल्स यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा 18th में आपसे पूछा गया है कि फैमिली रिलेशनशिप विद द EU, EEA और CH सिटीजन, उनके साथ क्या रिलेशनशिप रहा है आपका, यानी इन्हीं मेंबर के साथ। आप यहाँ पे वो आपके स्पाउस है, चाइल्ड है, पेरेंट है, जो भी है, यहाँ पे आप उसको अकॉर्डिंगली चूज करेंगे। 19th हो गया आपका एड्रेस, यानी आपका जो पासपोर्ट पे एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पे टेलीफोन नंबर, जो आप टेलीफोन नंबर देना चाहते हैं वो। नेक्स्ट आ गया रेजिडेंस इन अ कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ करंट नेशनैलिटी, आपकी अगर कहीं और रेजिडेंस है तो उसको आप चूज करेंगे। अगर यस है तो यस कहेंगे, नहीं है तो नो ही लिखेंगे यहाँ पे। करंट ऑक्यूपेशन, आपसे पूछा गया है कि आप काम क्या करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे अगर आपका अपना बिजनेस है या फिर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड लिखा जा सकता है। आप जॉब वगैरह करते हो तो एम्प्लॉयड लिख देंगे। 22 में आप देखेंगे एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर्स एड्रेस वगैरह सब पूछा गया है, तो यहाँ पे आप लिखें। अगर आपका अपना बिजनेस है तो वही डिटेल्स यहाँ पर भी लिख सकते हैं, अपने बिजनेस के एड्रेस वगैरह, मेरे कहने का मतलब है। 23 हो गया पर्पस ऑफ जर्नी, किस लिए आप वहाँ पर जा रहे हैं। यहाँ पर लोग गलती करते हैं। देखिए कई बार कई शेंगन स्टेट्स में कैटेगरीज सब कैटेगराइज्ड होती हैं। टूरिज्म अलग हो जाती है, फ्रेंड्स की, फैमिली की विजिट अलग हो जाती है, फ्रेंड्स की भी अलग हो जाती है, फैमिली की भी अलग हो जाती है। लोगों को नहीं पता होता और उसको कॉमन वो यहाँ पे टूरिज्म क्लिक कर देते हैं। कई बार वो किसी परफॉर्मेंस के लिए जा रहे होते हैं, वहाँ पे कोई भी स्टेज परफॉर्मेंस है, किसी आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए जा रहे हैं, वट जो भी है, तो वो कल्चरल वाले इशू में आ जाना चाहिए, बट वो फिर दोबारा से यहाँ पे बिजनेस या टूरिज्म कर देते हैं। यहाँ पे कोई ऑफिशियल विजिट के लिए जा रहा है तो ऑफिशियल विजिट यहाँ पे क्लिक किया जा सकता है। ये यूजुअली ऑफिशियल विजिट है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई स्टेट गवर्नमेंट आपको भेज रही है किसी काम के लिए, तो आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी कंपनी के काम से जा रहे हैं तो बिजनेस सिलेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पर लोग गलती करते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्विट्जरलैंड में भी साफ साफ अलग अलग लिखा हुआ है। विजिट ऑफ फैमिली और फ्रेंड्स अलग है,
और टूरिज्म अलग है। अब यहाँ पे कोई इनविटेशन पे जा रहा है और टूरिज्म पे क्लिक कर रहा है, तो यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी ना करें। ऑल्दो इट इज नॉट अ ह्यूज मिस्टेक, बट इट्स स्टिल अ मिस्टेक, राइट? इट शुड बी अवॉइडेड। 24th पे आ जाते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ पर्पस ऑफ स्टे। ये आपसे पूछा गया है कि कुछ और आप पर्पस ऑफ स्टे किस लिए जा रहे हो बता सकते हो। अगर मान लेते हैं आप फैमिली विजिट आपने पॉइंट चूज किया हुआ है, फ्रेंड्स विजिट चूज किया हुआ, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं दैट आई एम गोइंग देयर टू मीट माय सिस्टर, माय ब्रदर, या फिर माय फ्रेंड, और ये बता सकते हो वी आर हैविंग अ फैमिली रियूनियन, या फिर दे हैव परचेज्ड अ न्यू हाउस, और इट्स देयर मैरिज, और जो भी इवेंट है यहाँ पे मेंशन किया जा सकता है। कैजुअल विजिट है तो आप बोल सकते हो वी आर meeting just a reunion of our relationship of our friends and we are just meeting casually and going to spend some time together, ऐसे करके यहाँ पर ठीक से मेंशन कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप टूरिज्म के लिए जा रहे हो तो यहाँ पर भी एक लाइन में आप लिख सकते हो माय पर्पस इज टूरिज्म, और इस डेट से इस डेट तक मैं जाना चाहता हूँ वहाँ पे, अकेला जा रहा हूँ, फैमिली के साथ जा रहा हूँ, तो ये मेंशन किया जा सकता है। सिमिलरली फॉर बिजनेस, कल्चर, ऑफिशियल, जो भी आपका रीजन है उसको एक लाइन में ब्रीफ में आप मेंशन कर सकते हैं। इस पॉइंट नंबर 24 को ब्लैंक नहीं छोड़ें आप, मेरा ये आपको सजेशन रहेगा। ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन आपको फिल करना चाहिए, इट मस्ट बी फिल्ड, मेरी तरफ से स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। 25 में पूछा गया मेंबर स्टेट ऑफ डेस्टिनेशन, यानी पहले कहाँ अराइव करोगे आप। जैसे आप वीजा स्विस का लगा रहे हो सकता है आप इटली में अराइव कर रहे हो, पेरिस में अराइव कर रहे हो, तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्विस का वीजा लगा रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अराइव स्विस ही करें आप, वो ज्यादा है, इट कीप्स थिंग्स सिंपल, यू नो, थोड़ा सिंपल है। हो सकता है आपको आगे ग्रीस जाना है तो आप स्विस से ग्रीस चले जाएं, तो थोड़ा सा ज्यादा बेटर है, इट विल कीप एप्लीकेशन सिंपल। तो यहाँ पे इस तरीके से करें आप। नंबर ऑफ एंट्रीज, नेक्स्ट क्वेश्चन 27, वो पूछ रहे हैं कौन कितनी एंट्री, सिंगल, डबल, ट्रिपल। तो अकॉर्डिंगली जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप लिख सकते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल। हो सकता है कि आपको 2-3 बार जाना हो अगले 2-3 महीने के अंदर ऑफिस की वजह से या फिर अपने पर्सनल बिजनेस की वजह से, तो आप मल्टीपल एंट्री रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसी में 27 में नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेंडेड डे ऑफ अराइवल, इंटेंडेड स्टे इन द शेंगन एरिया, यानी आपका जो अराइवल का डेट है शेंगन एरिया में आप वो लिखें, यानी आप किस डेट पे अराइव कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो लिखेंगे। नेक्स्ट कॉलम है कि इंटेंडेड डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम शेंगन एरिया, तो जिस डेट पर डिपार्चर है वो डेट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप अगर 1 अगस्त को आ रहे हैं और 10 अगस्त को वापस जा रहे हैं तो 1 अगस्त अराइवल में आ गया, 10 अगस्त डिपार्चर में आ गया, सिंपल है। 28 नंबर पे आ जाते हैं, यहाँ पर भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फिंगरप्रिंट कलेक्टेड प्रीवियसली फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग वीजा, क्या आपने पहले बायोमेट्रिक दिया, हो सकता है आपने बायोमेट्रिक दिया था बट आपका वीजा रिफ्यूज हो गया, तो आपको फ्रेश बायोमेट्रिक देना होता है। अगर वीजा रिफ्यूज हुआ है तो यहाँ पे आपका नो आ जाएगा, वीजा मिला है तो यहाँ पे यस आ जाएगा, सिंपल सी बात है। हो सकता है आपने बायोमेट्रिक दिए हो, वीजा मिल गया पर वीजा एक्सपायर हो गया, तो उस केस में आप यस कर सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने बायोमेट्रिक लिया लेकिन वीजा नहीं आता है, फिर नो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, ऑल्दो तो यही कैलकुलेशन है इसकी, लेकिन कई बार लोग इसमें वीजा ना मिलने पर भी, बायोमेट्रिक देने पर भी यस कर देते हैं बाय मिस्टेक, और उनको वीजा मिल भी जाता है। तो ये पॉइंट कोई इतना सीरियस पॉइंट नहीं है जितना आप परेशान हुए, तो यहाँ पे आप नो भी कर सकते हैं। मेरी जो रिकमेंडेशन है एज पर द रूल इट शुड बी नो अगर आपका वीजा डिक्लाइन हुआ है, बट लेकिन अगर आपको कंफर्टेबल लगता है मैं यस ही करूंगा तो आपकी मर्जी आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, एंट्री परमिट फॉर द फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है लोगों के लिए। लोगों को लगता है कि ये पूछा जा रहा है शेंगन में लास्ट कंट्री कौन सी है आपकी। मान लीजिए स्विट्जरलैंड के बाद हो सकता है वो फ्रांस जा रहे हो, फिर स्पेन जाके वापस आ रहे हैं, लेट्स अज्यूम, या नीदरलैंड जाके वापस आ रहे हैं, तो यहाँ पे वो नीदरलैंड से लिख देते हैं, स्पेन लिख देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपको वो चीज़ नहीं लिखी हुई, इसमें लिखा है शेंगन के बाहर अगर आप कहीं जा रहे हो तो क्या उसका परमिट है आपके पास, ये पूछा गया है। अगर आपने अपनी आइटनरी में दिखाया हुआ है मैं शेंगन के बाद यूके जा रहा हूँ, तो वो पूछ रहे हैं क्या यूके का वीजा है आपके पास, तो आप इसे यस करें। मैं शेंगन के बाद यूएस जा रहा हूँ तो इसे यस करें, और यूएस का वीजा बताएं, नहीं है तो नो करें, राइट। बस ये पूछा गया, ये नहीं कि शेंगन में लास्ट कंट्री आप लिख देंगे, ये भी एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है। देखिए हम जो ट्रैवलर्स हैं, आम ट्रैवलर्स हैं ना, वीजा फॉर्म को बड़ा लाइट लेते हैं, हमें लगता है कि नॉर्मल सा वीजा फॉर्म है, कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी चलेगा, ऐसा नहीं होता। आप ऐसी गलतियां ना करें, इससे आपका काउंसलर कंफ्यूज हो जाएगा। अगर आपने यस लिख दिया कि हाँ भाई मैं तो, मेरे पास रेजिडेंस परमिट है, मैं तो नेक्स्ट यूके जा रहा हूँ, लेकिन आपके पासपोर्ट में कोई यूके का रेजिडेंस परमिट नहीं है, यानी कोई वीजा नहीं है, लेट्स अज्यूम, तो वो तो कंफ्यूज हो ही जाएगा ना, फिर आपने यस क्यों करा। और ऐसी 2-3 कंफ्यूजन ही बहुत है उसको अपना डिसीजन नेगेटिव करने के लिए। तो अब इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारे क्वेश्चंस को समझें, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरनेम ऑफ द फर्स्ट इनवाइटिंग पर्सन। अगर आपको कोई इनवाइट कर रहा है तो यहाँ पे उसकी डिटेल पूछेगी, आप उसका सरनेम वगैरह, उसका फैमिली नेम यहाँ पे सब मेंशन कर सकते हैं। और उसका नेक्स्ट इसी में सब कॉलम है, एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस का, उसका जो उसका परमानेंट एड्रेस है, उसका ईमेल एड्रेस है जहाँ पर आप रुकने वाले वो लिख सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट कॉलम है टेलीफोन नंबर का, है टेलीफोन नंबर उनका लिखा जा सकता है। और अगर कोई इनवाइट नहीं कर रहा है आपको तो यहाँ पर होटल डिटेल्स आ जाएगी, सिंपल सी बात है। आप अपना जो आपका अराइवल होटल है उसकी डिटेल्स लिख सकते हैं, जहाँ पे पहला स्टे आपका हो रहा है।
वो भी लिखा जा सकता है, इट्स ओके। नंबर 31, उसमें पूछा गया नेम एंड एड्रेस ऑफ द इन्वाइटिंग कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको कोई इन्वाइट कर रहा है किसी कंपनी की तरफ से, बिजनेस की तरफ से, कहीं ऑर्गेनाइजेशन से, कोई एनजीओ इन्वाइट कर रही है, हु से एवर इन्वाइटिंग यू, यहाँ पे उसकी डिटेल आ जाएगी। कोई भी इन्वाइट नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं है, तो इसे ब्लैंक छोड़ते हैं। 32, कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग एंड लिविंग ड्यूरिंग द एप्लीकेंट स्टे इज कवर्ड। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आप कैसे पे करने वाले, तो खुद ही पे कर रहे हो अपने ट्रिप का, तो एप्लीकेंट हिमसेल्फ वाले पे आप क्लिक कर देंगे। कैश पे भी क्लिक किया जा सकता है अगर आपके पास कैश है तो। ट्रैवलर्स चेक है जो आपने बैंक से लिया हुआ, लोग आजकल ये कॉमन नहीं है, पहले एक टाइम था इसका, बट अगर आप इसको अभी भी यूज़ करते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो उसको क्लिक कर सकते हैं। प्रीपेड अकोमोडेशन है, पहले से सब कुछ बुक करा के बैठे हैं तो इसको क्लिक किया जा सकता है। प्रीपेड ट्रांसपोर्ट, सारे ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट भी आपके पहले से बुकड हैं तो इस पर क्लिक किया जा सकता है, बट मेक श्योर कि आप ट्रांसपोर्टेशन की वो रिसिप्ट वगैरह साथ में लगाएंगे। अदर्स में आप खाली ट्रैवल इंश्योरेंस अपना मेंशन कर दीजिए, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना होता। ऑलराइट, अब इसके बाद आपसे इसी में कंटिन्यूएशन में पूछा गया बाय स्पॉन्सर। अगर कोई स्पॉन्सर आपको कर रहा है, इन्वाइटर ही आपको स्पॉन्सर कर रहा है, यहाँ पर आपकी फैमिली आपको स्पॉन्सर कर रही है तो यहाँ पे बाय स्पॉन्सर लिखा हुआ आ जाएगा। और अदर्स में अगर इसके अलावा आप कुछ मेंशन करना चाहते हैं, कंपनी की तरफ से स्पॉन्सरशिप है या फिर यू हैव गॉट अ रिवॉर्ड या कुछ ऐसा चाहिए जो कि बहुत ही रेयर होता है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। मीन्स ऑफ सपोर्ट मतलब जो भी आपको सपोर्ट कर रहा है, यानी आपका स्पॉन्सर वो क्या क्या इन्वाइट कर रहा है आपको, क्या क्या सपोर्ट कर रहा है आपको, कैश दे रहा है, एकोमोडेशन दे रहा है, एक्सपेंसेस सारे दे रहा है, प्रीपेड ट्रांसपोर्टेशन की अरेंजमेंट दे रहा है, या उसके अलावा कुछ और भी है, तो ये अकॉर्डिंगली। इसके बाद आप ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो लास्ट के अगले पेजेस में, मल्टीपल लैंग्वेजेस में, जर्मन भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है, दैट्स ऑल। तो ये था आपका वीज़ा फॉर्म स्विट्जरलैंड का। ये स्विट्जरलैंड का वीज़ा फॉर्म भरने के बाद अपनी अकाउंट स्टेटमेंट 3 महीने की, 6 महीने की भी लगा सकते हैं, टैक्स रिटर्न, प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट अटैच कर सकते हैं। अगर आप किसान हैं, जो सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चंस किसानों की तरफ से आते हैं, तो आप अपना खतौनी, फर्द, जमाबंदी जो भी आपके पास है उसका डॉक्यूमेंट आप साथ में अटैच कर सकते हैं। लेकिन एक गलती और करते हैं इसमें, हम नॉर्मल अपनी हिंदी में, पंजाबी में, गुजराती में अटैच करके, उनको थोड़ी ना आती है लैंग्वेज, तो आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ऑथराइज ट्रांसलेटर से। ऑलराइट, उसके बाद फिर आप जो है अपने होटल की डिटेल्स लगाएं, अपनी फ्लाइट की डिटेल्स लगाएं, और जो एक स्केच प्लान आपने ट्रैवल आइटनरी बनाई हुई है 1 या 2 पेज की, आप उसको अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ है, जो इन्वाइट आपको कर रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर सकते हैं सिमिलर पैटर्न में, दैट्स इट। और इसको जाके पूरी फाइल को आप सबमिट करा दें। अब यहाँ पर किन चीज़ों का ध्यान हमें रखना है जिससे वीज़ा मिलेगा, किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे वीज़ा नहीं मिलेगा, ये तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी एक बार दोबारा से क्विक रिव्यू कर लेते हैं इसका। आप लास्ट मोमेंट पे कभी अपने अकाउंट में फंड्स डिपॉजिट ना कराएं, जिसकी वजह से आपका केस जेपरडाइज हो सकता है। टेक योर ओन टाइम। अगर आपके अकाउंट में फंड्स नहीं और आप फंड्स आपके पास हैं बट आप अकाउंट में नहीं डालते, तो एक साथ ना डाल करके थोड़ा सा स्लो पैटर्न में आप उसको डिपॉजिट कराएं। कंपनी से प्रॉपर छुट्टी लेना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोग जो खासतौर से गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, हमारे क्लाइंट्स हमसे कहते हैं हम नहीं दे सकते, कोई तरीका है? कोई तरीका नहीं है। कंपनी से सैंक्शन लीव इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आप नहीं लोगे अपने डिपार्टमेंट से, अपनी कंपनी से, तो वीज़ा का रिजल्ट नेगेटिव आ सकता है। तो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें। टैक्स रिटर्न लोग कहते हैं कि 1 साल का चल जाएगा, देखिए बस वो चल ही जाएगा, बस वो चलेगा ही। इट विल नॉट बी वेरी राइट, वो सिर्फ चलेगा, ये सोच लो कि बस चल ही रहा है। लेकिन अगर आप ढंग से लगाना चाहते हो तो 2 या 3 साल का होना चाहिए, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है आपको। इसके अलावा भी अगर आपके पास कुछ है, भाई मैंने तो प्रॉपर्टी भी ले रखी है, मेरे पास म्यूचुअल फंड्स हैं, या फिर मैंने स्टॉक में पैसे लगा रखे हैं, चाहो तो आप उसका प्रूफ भी अटैच कर सकते हो। ये मैंडेटरी नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते, कई बार तो VFS वाले ही वापस दे देते हैं, बट अगर आपके पास है तो चाहो तो आप अटैच कर सकते हो। बस ये सारी चीज़ें हैं, दैट्स इट। अगर आप अपनी फैमिली को भी लेकर जा रहे हो तो सिमिलर उनके डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे। आप ही स्पॉन्सर करो अपनी फैमिली को तो उनके और कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, सिर्फ उनके पासपोर्ट, उनके वीज़ा फॉर्म वगैरह। आपकी वाइफ अगर कहीं पे काम करती है तो सेम उनका भी NOC वगैरह साथ में अटैच करें, दैट्स इट। और ये फाइल को जाके आप सबमिट करा दें। ट्रैवल आइटनरी, बी वेरी केयरफुल वाइल डिजाइनिंग ट्रैवल आइटनरी। ट्रैवल आइटनरी है जो 10 में से 9 रिफ्यूजल का रीजन बनती है। लोग इस चीज़ को नहीं समझते, कभी नहीं समझते, सबसे बड़ा पॉइंट है रिफ्यूजल का, और ये हमने कई बार डिस्कस भी किया हुआ है, बट इसलिए मैं आज फिर आपको तसल्ली से चीज़ समझा रहा हूँ कि ट्रैवल आइटनरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन योर ट्रैवल प्रोग्राम। चाहे आप अलग से ट्रैवल आइटनरी डालें, चाहे आप अपने कवर लेटर पे मेंशन कर दें, चाहे आप अपना 6 पेज का अच्छे से पुलिंदा लगा दें, व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन डू इट, बट डू लेट देम नो व्हाट्स योर प्लान। ट्रैवल आइटनरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपी पेस्ट वाली ट्रैवल आइटनरी से बचें। किसी ने इंटरनेट पे डाला हुआ आज से 20 साल पुराना, वो कॉपी पेस्ट होकर चलता जा रहा है, बचें। पता नहीं 10 तो मॉन्यूमेंट के नाम चेंज हो चुके होंगे, 4 होटलों के नाम चेंज हो चुके होंगे, 2-4 गलियों के नाम चेंज हो चुके होंगे, और आप पुराना ही पैटर्न यूज करेंगे तो काउंसलर को क्या लगेगा? आपने होमवर्क नहीं किया। और कौन नहीं करता होमवर्क? जिसकी नियत कुछ और होती है, राइट? तो इसीलिए इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट यू टेक केयर ऑफ ऑल दी स्मॉल स्टेप्स। छोटे छोटे स्टेप्स को अगर आप ध्यान रखेंगे, वीजा आराम से आ जाएगा।
तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो के थ्रू पूरा कंप्लीट स्विट्जरलैंड का शेंगन वीज़ा आपको समझ में आ गया होगा और आराम से आप खुद अपना वीज़ा अपने आप लगाना सीख गए होंगे। अगर इसमें आप हमारी हेल्प चाहते हैं, हमारी ऑफिशियल प्रोफेशनल असिस्टेंस चाहते हैं, तो नेचुरली वी आर देयर टू हेल्प यू आउट इन एवरी मैटर। बट आई विल बी वेरी ग्लैड अगर आप ये एप्लीकेशन खुद एक बार अटेम्प्ट करके देखें और लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, डेफिनेटली मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बाय बाय।